मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीए में एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण करवा रही हूँ। तो पर्यावरण में अपना जो टॉपिक था प्राकृतिक संसाधन, मैंने कल भी करवाया था और वही आपका टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक संसाधन आज भी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको प्राकृतिक संसाधन के बारे में बता देते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ जो होते हैं जैविक भौतिक, कौन जैविक और भौतिक जो पर्यावरण के तत्व हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो कि जैविक या भौतिक संसाधन वह होते हैं वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे वायु होगी, भूमि होगी, मृदा होगी, नदियाँ होगी, झीलें, जलप्रपात, सागर, भूमिगत जल और सौर ऊर्जा एवं अन्य जीव जंतु। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कौन से, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है वो कौन से होते हैं। प्राकृतिक संसाधन दो तरीके के होते हैं, कौन से, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन। अब नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन जिनको पुनर्निर्माण या पुनः प्रयोग के पश्चात हम क्या कर सकते हैं, दोबारा उनका निर्माण कर सकते हैं। जैसे उनको पुनर्निर्माण कर सकते हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। पुनर्निर्माण करके उनका क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपका हो गया ऊर्जा होगी, जल होगी ऊर्जा, ताप ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा। और ये क्या होता है, अक्षय होते हैं, ये कभी समाप्त होने वाले नहीं होते। इसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिनका कि हम पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, कि इनका प्रयोग करने के पश्चात हमें इसका पुनर्निर्माण नहीं कर सकते। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं कोयला, पेट्रोल, ईंधन, जीवाश्म ईंधन, धातुएं आदि। ये क्या होते हैं, क्षय ऊर्जा कहलाते हैं कि ये समाप्त होते हैं तथा ये समाप्त होने वाले संसाधन है। आगे है नवीकरणीय संसाधन। जो नवीकरणीय संसाधन है वो अपरिवर्तनीय प्रकार के संसाधन है। ये नवीकरणीय संसाधन अपरिवर्तनीय संसाधन है। इसके अंतर्गत महासागरीय जल आ गया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि इसके अंतर्गत आते हैं। किसी नवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं ये सारे। और जो आपका अनवीकरणीय संसाधन है, इन संसाधनों को प्रयोग में लाने के पश्चात पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता और इनका पुनर्निर्माण कई करोड़ों वर्षों बाद होता है। जो कि हमारी प्रकृति के अंदर जैसे भूमि कोई जीव की बहुत सारी अभिक्रियाओं के पश्चात इस जो प्रकृति के अंदर अभिक्रियाएं होती हैं, अन्य प्रक्रियाओं के कारण ये करोड़ों वर्षों के पश्चात ये दोबारा ये प्राप्त कर सकते हैं। इनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, लगभग इसमें हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं उसको दोबारा प्राप्त होने में। और ये संशोधनीय, लेकिन इनको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और मृदा, भौतिक पदार्थ एवं जैव विविधता आदि अनवीकरणीय पदार्थ हैं। अब मैंने आपको बताया थे कि आपके प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। प्राकृतिक संसाधन टोटल 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से वो हैं, जल संसाधन, सबसे पहला आपके आगे वन संसाधन, उसके बाद आपका है जल संसाधन, फिर है खनिज संसाधन, खाद्य संसाधन, ऊर्जा संसाधन और भूमि संसाधन। ये सारे 6 प्रकार के आपके प्राकृतिक संसाधन हैं। कल मैंने आपको बताया था वन संसाधन के बारे में। वन संसाधन का पहले आपको मैंने महत्व बताया था, फिर इसका मैंने आपको इसका प्रयोग बताया था। प्रयोग के बाद अब ये अपने वातावरण को कैसे संतुलित रखते हैं इसके बारे में आपको मैं बताऊंगी, इसका वन संसाधन के बारे में। तो ये जो हमारे वन है, वन क्या करते हैं, वन वायुमंडल में जो हानिकारक गैसें हैं, कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अवशोषण, इनका सबका क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। वन है जो इन सबका क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। अवशोषण करने के पश्चात हमारे वातावरण में क्या करते हैं, उसके वातावरण में संतुलन बनाए रखते हैं। कि हमारे वायुमंडल में जो भी हानिकारक गैसें हैं कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन,
सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर होगी, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का अवशोषण कर ये पर्यावरण में क्या करती हैं, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखती हैं उसका पर्यावरण का। उसके बाद जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं कौन, वन। और वन, जो हमारे वन है, वनस्पतियों व पेड़ों का जो हमारा जो किसी भी जगह पर जो हमारा वनस्पति है, जो हमारे जंगल है, वो पत्तियों के माध्यम से हमारा जो भूमि है उसको क्या करते हैं, भूमि को भूमिगत जल का वाष्पन नहीं होने देते, भूमि को पूरे तरीके से क्या करती है, ढके रहते हैं, जिससे कि हमारा जल वाष्पन न हो। तो ये कौन करते हैं, वन करते हैं। उसके बाद वातावरण का जो तापमान है उसको भी संतुलित रखते हैं। और जैसे कि वन है भूमि को की उर्वरता को बढ़ाते हैं, यानी कि जो वन है उनकी पत्तियां जब पेड़ों से गिरती हैं तो वो खाद के रूप में हमारे काम आती है। तो ये क्या करते हैं, वन हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। उसके बाद जैसे हमारे वर्षा जल बहाव के साथ क्या करते हैं, बाढ़ को रोककर, पानी को रोककर बाढ़ की जो संभावना होती है कम होते हैं, साथ ही ये हमारी मृदा के कटाव को भी रोकते हैं वन। उसके बाद जैसे जंगली जीव होते हैं उनका ये आवास है, रहने का स्थान है वन। वन जो बहुत जिस जगह पे बहुत सारे वन होते हैं उस एरिया को हम वन संरक्षण कहलाते हैं, जहाँ वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं उनका ये भोजन आवास, जंगली जीव जंतुओं का ये जंगलों में ही रहते हैं। जिस जगह पे बहुत सारे वन होते हैं वो तो एक जंगली एरिया कहलाता है, और उसी जंगली एरिया में बहुत सारे हमारे जीव जंतु उसके अंदर रहते हैं, अपना आवास और भोजन इन्हीं वनस्पतियों से अपना वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद है कि इन वनों का विकास करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो जो वन है, वनों के विकास से संबंधित जो हमारी राज्य सरकारें हैं वो इसको वनों को जो उसका वनों की कटाई हो रही है या वनों को हानि पहुंचा रहे हैं, लोग तो इनके लिए विकास के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। उन कार्यक्रमों के नाम जैसे आपका हो गया राजस्थान में निवन विभाग, जो विभाग है, अलग अलग विभाग हैं। कौन कौन से विभाग, जैसे वन विभाग हो गया, भू संरक्षण विभाग हो गया, कमांड क्षेत्र का विभाग हो गया, मरुस्थल विकास कार्यक्रम हो गया, या आपका सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम हो गया, या सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी, ये सारे आपके क्या हैं, विभाग हैं, वन को बचाने वाले विभाग हैं। ये बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं कि हम वनों को कैसे बचा सकते हैं। उसके बाद जैसे कि वनों का कटाव क्यों हो रहा है, इसमें क्या है कि कृषि की कुछ पद्धतियां ऐसी होती हैं कि जो जंगलों को काटकर या जंगलों को क्या कहता है, जलाकर कृषि की जाती है। उस कृषि को हम जूनी कृषि कहते हैं। एक तो जब हम पेड़ों को जलाते हैं तो राख होती है, जो राख खाद के रूप में काम आती है। तो ये राख हमारी उसकी उर्वरा शक्ति को, भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करती है, बढ़ाती है। तो इस कारण से भी हमारे जो वनों कटाव हो रहा है। और ये क्या है, इसमें एक अनुमान के अनुसार हमारे विश्व की भूमि है जो लगभग 3 करोड़ वर्ग मील क्षेत्र में बसने वाले जो हमारे 20 करोड़ आदिवासी, ये पूरी विश्व की भूमि है। तो इसमें 20 करोड़ जो आदिवासी निवास करते हैं वो क्या, वो जूनी खेती करती हैं। और ये क्या करती हैं, इस खेती के लिए वो उस जंगलों को जलाते हैं। इसको आइवरी कोस्ट 1956 और 66 से 66 तक सिर्फ 10 वर्षों को इस प्रकार 40% जो आपका वन क्षेत्र है उसे स्थायी रूप में नष्ट हो गया। इस प्रकार की खेती जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, असम आदि आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। तो ये हमारे हो गए वन संसाधन। उसके बाद आपका इसमें आता है जल संसाधन। जल संसाधन में देखो आपका कि जल के बारे में मैंने पहले आपको वन संसाधन के बारे में बताया। आपका 2 नंबर आपका आ गया जल संसाधन। कौन सा, जल संसाधन। तो आज मैं आपको जल संसाधन के बारे में डिटेल से बताऊंगी। वैसे आपके 6 प्रकार के संसाधन है। तो वन संसाधन मैंने आपको करवा दिया। दूसरा आपका ये है जल संसाधन। तो आज मैं आपको जल संसाधन के बारे में बताऊंगी। तो जल ही जीवन है। जैसे कि हमारा मानना है कि जल के बिना है क्या मनुष्य का जीवित रहना असंभव है। सभी प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के लिए जो जल है वो है अति आवश्यक है। और मानव शरीर में लगभग 80% जल होता है। उसके रक्त में लगभग
80% जल पाया जाता है। अतः परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों का पोषक तत्व एवं विसर्जन योग्य पदार्थ आवश्यक अंगों तक यह पहुंचाता है। कौन? जल। स्वच्छ एवं शुद्ध पेयजल की उपयोगिता के लिए हमारा काम में किया जाता है। उसके बाद जो आपका आता है जल के बारे में आगे कि जल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। जल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो आपका हो गया पृष्ठ जल, दूसरा हो गया भूमिगत जल। जल को कितने भागों में बांटा गया है? जल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पृष्ठ जल, जल के प्रकार, जल के प्रकार 2 कौन कौन से? पहला है आपका पृष्ठ जल, दूसरा आपका है भूमिगत जल, यानी कि भूमि के अंदर का जल। ये तो आपका पृष्ठ जल यानी कि भूमि के ऊपरी जगह स्थल पर जो जल होता है। भूमि का पृष्ठ जल में देखो क्या कहता है? पृष्ठ जल में वे स्रोत हैं जो कि पृथ्वी की सतह के ऊपर होते हैं। कौन कौन से होंगे? आपकी नदियां होगी, झीलें होगी, तालाब, धाराएं होगी, कुंड, संचित वर्षा जल, ये आपके किस जल के अंतर्गत आते हैं? ये सारे आपके जो स्रोत हैं वो आते हैं पृष्ठ जल के अंतर्गत। अब जो आपका भूमिगत जल है नंबर 2, भूमिगत जल के अंतर्गत देखो कौन कौन से आते हैं। भूमिगत जल के अंदर वह जल जो पृथ्वी के नीचे क्या करते हैं? सतह पर, पृथ्वी की सतह से रिस का नीचे जमीन के अंदर चला जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूमिगत जल कहते हैं। इसमें जैसे झरने होंगे, कुएं होंगे आदि भूमिगत जल के स्रोत हैं। कौन कौन से झरने और स्रोत? उसके बाद है इसका उपयोग, जो हमारा जल है उसका उपयोग किस तरीके से हो रहा है। जो हमारा जल है उसका उपयोग नंबर 2 अतिरिक्त उपयोग, ज्यादा उपयोग, यानी कि जल का उपयोग तो आवश्यक है किंतु उसके अपव्यय के अतिरिक्त उपयोग पूर्ण स्वच्छ जल हमेशा क्या है? कमी देखी गई है। जैसे कि हमारा मानना है कि हमारे जो भूमि है उस पर जो जल की समुद्री जल की मात्रा अधिक है, लेकिन जो हमारा मीठा जल है उसकी मात्रा कम मात्रा में पाया जाता है। स्वच्छ जल है जो कुछ बड़े बड़े शहरों में तो स्वच्छ जल आपूर्ति मांग की कमी रही है। इसके साथ ही हमारा जो जल संग्रहण, जल इकट्ठा करने के लिए जो पुरस्कार मिला था जल संग्रहण के क्षेत्र में, जो हमारा अनुकरणीय कार्य करने वाले जो राजस्थान के श्री राजेंद्र सिंह को 2001 में जो पुरस्कार मिला था, कौन सा? मैग्सेसे पुरस्कार। किसको मिला था? राजेंद्र सिंह को। और कौन से ईयर में? 2001 में। पुरस्कार का नाम था मैग्सेसे पुरस्कार। उसके बाद है आपका जल विवाद, की जल पर विवाद भी हो रहा है हमारे देश में। तो जल की उपयोगिता, आवश्यकता एवं कमी के कारण जो हमारे राज्यों के बीच जल विवाद होते हैं। सिंचाई व बिजली, कृषि उद्योगों के लिए जो हमारे आधारभूत ढांचा है, इन दोनों राज्यों की जो अर्थव्यवस्था भी निर्भर होती है। हाल ही वर्षों में, जैसे हमारे जो कुछ वर्ष पीछे बीते हैं, इनके वर्षों में रावी ब्यास नदी, जो हमारी रावी और ब्यास नदी वो पंजाब में जल नदी विवाद व कावेरी नदी जल विवाद काफी चर्चित है। जो हमारी रवि ब्यास जल नदी है, जल विवाद 2 पिछले दशकों से चला आ रहा है। और अंतरराज्यीय जो जल विवाद है अधिनियम 1986, कौन सा अधिनियम? 1986 में पंजाब समझौते में लागू करने के लिए पारित किया गया। इसके अंतर्गत इराडी आयोग का भी गठन किया गया। और एक जो हमारा इसका काम में निर्धारित करने वाले, जैसे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसान 1 जुलाई 1986 में रावी ब्यास जो हमारी नदी है को कितना पानी उपयोग कर रहे थे, ताकि कम से कम उतना ही पानी उन्हें अवश्य मिलता रहना चाहिए। तो इन तीनों जो हमारे राज्य स्टेट है, इन तीनों में इसका विवाद चल रहा है। इसी विवाद को हाल ही में क्या है, जो हमारा झील लोकपाल पंजाब समझौते के द्वारा करने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही हमारा जो कावेरी नदी जल है, कावेरी नदी के अंदर जो जल है और जल विवाद भी तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच चल रहा है। जो पहला है आपका रावी ब्यास नदी, वो 3 स्टेट के अंदर चल रहा है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। दूसरा आपका है रावी नदी कावेरी नदी वाला जल विवाद है, वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच चल रहा है। और उसी के साथ जो आगे आपका है कि इनसे जो हमारा जल है उसको
तो बांधों में होने वाले जो हमारे बांध हैं उनमें होने वाले जल के लाभ कि जल बहुत ही मात्रा में हमारा क्या होता है संग्रहण, की जल को हम कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें जल का बहुत बड़ी मात्रा में संग्रहण हो जाता है, जो हम बांध वगैरह बना के उसमें जल को एकत्रित करते हैं, वर्षा को चलते हैं। वृहद सिंचाई परियोजना के लिए आवश्यक होता है। गांव-गांव, खेत-खेत में बांधों, जो हमारे बांध है, बांधों को निकालने वाली जो वितरणी नहरों द्वारा पानी और जल विद्युत परियोजनाओं द्वारा और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिलते हैं अगर हम ये काम करते हैं। और जैसे बांधों से होने वाले लाभ, जैसे बड़े बड़े बांध बनाकर उनसे बिजली भी उत्पन्न करते हैं और जैसे ये कार्य करवाते हैं, कार्यों से लोगों को क्या रोजगार मिलता है। उसके बाद है कि बड़े बांधों से होने वाले नुकसान, जैसे कि आपके बड़े बड़े बांध हैं तो उन पर जो बांध बने हुए हैं उनसे होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। वो नुकसान है कि बांध में आने वाली भूमि पर आवास करने वाले लोगों को बड़ी संख्या में क्या करना पड़ता है, नई स्थापना यानी कि उस जगह को छोड़ के जाना पड़ता है। पर्यावरणीय, आर्थिक, सामाजिक समस्याएं आती हैं। मृदा के बड़े स्तर को क्या होती है, हानि होती है और बड़ी संख्या में लोगों को वहां से हटना पड़ता है। और पानी रुकने के कारण वहां पे बांध जैसे बनता है तो वहां पे पानी इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होने के कारण वहां पे मलेरिया, पीला ज्वर, मोतीजरा, हैजा, मस्तिष्क, हेपेटाइटिस आदि रोग फैलते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है बाढ़ और सूखा। तो सबसे पहले आपको मैं बाढ़ के बारे में बताती हूँ कि बाढ़ क्या है। बाढ़ व सूखा दोनों क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। एक अतिवृष्टि से दूसरी अनावृष्टि हो जाती है। जैसे कि अगर बाढ़ आ गई तो क्या हो गया, फसलें नष्ट हो जाएंगी। अगर बरसात नहीं हुई तो सूखा पड़ेगा तो भी क्या हो जाएगी, कृषि नष्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, जो हमारा सबसे पहले मैं आपको बाढ़ के बारे में बताती हूँ कि यह एक अतिवृष्टि दूसरी को अनावृष्टि उपज कर देती है। किसी एक ही भाग में कम समय में अत्यधिक वर्षा होने और जल के बहाव में अनियंत्रित जब बहुत अधिक मात्रा में बहता है, नियंत्रण नहीं पाया जाता तो उस जल को हम बाढ़ कहते हैं। और सूखा यानी कि हमारे जो, और उसके बाद जो हमारे वृक्ष वगैरह हैं, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों को बाढ़ को रोकने के लिए जो स्थायी उपाय किए जाते हैं कि हम अब बाढ़ को कैसे रोकें। तो ऐसे क्षेत्रों में घने वन हो और वहाँ पे उन वनों का संरक्षण का क्या हो, विकास हो। और 2 नंबर आपकी जो मृदा का अपरदन है वो तो भी हम बाढ़ को रोक सकते हैं। और चयनित स्थान है, जिस जगह पे बाढ़ ज्यादा आती है वहाँ पे बांधों का निर्माण हो कि उस पानी को उन बांधों में इकट्ठा कर दिया जाए। और जो वर्षा का जल है उचित दिशा में देकर उनके बाढ़ का, जैसे कि वर्षा का जल है तो उसको ऐसी जगह पर आपको इकट्ठा करना है जहाँ पे वो उसकी ढलान और बांध बनाकर, उसके बाद बाढ़ राहत केंद्रों का विकास जिससे आपदा की समय उचित कार्य किया जा सके। उसके बाद ये तो आपका हो गया, पहले मैंने आपको बाढ़ के बारे में बताया, फिर इसके ऊपर नियंत्रण और इसके उपाय बताए। अब मैं आपको बता रही सूखे के बारे में। सूखा जैसे कि अगर किसी जगह पर कई वर्षों तक क्या होती है, वर्षा नहीं, कई वर्षों तक जब वर्षा नहीं होती उस एरिया में तो सूखा पड़ता है, फसलें वगैरह नहीं मिलती, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। तो उसको भारत में वर्ष जल के लिए पूरी तरह जो मानसूनी वर्षा होती है, वर्षा पर जो हमारा राजस्थान का जो एरिया है वो वर्षा उन पर निर्भर करता है। अगर जहाँ राजस्थान में अगर वर्षा नहीं होती तो वहाँ पे क्या होती, खेती भी नहीं होती। तो बहुत सारा जो एरिया है वो मानसूनी वर्षा पर क्या करता है, निर्भर करता है। जैसे सभी जानते हैं कि देश में कहीं क्या होती है, मानसूनी वर्षा बाढ़ का रूप ले लेती है और कई प्रदेशों में कई वर्षों तक सामान्य तक की वर्षा नहीं होती। तो उस एरिया को हम सूखा एरिया घोषित कर देते हैं। और इसके जो लगातार सूखे के निम्न पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव क्या क्या होते हैं, इसमें देखो सामाजिक प्रभाव लगातार जो हमारा शुष्क वायु के बहने से तापमान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। साथ ही क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है, अकाल पड़ता है और पशुओं की जो मृत्यु है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। और मनुष्यों का अन्य राज्यों में क्या होता है, पलायन करना पड़ता है, उसको उस एरिया को छोड़ना पड़ता है। अंतरराज्यीय शरणार्थी की
की समस्या आती है और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था होती है वो भी कमजोर हो जाती है। किसके कारण? सूखे के कारण। अब जो आपका सूखा है वह अकाल का सबसे अधिक अनुभव किस राज्य में होता है? राजस्थान में होता है। राजस्थान के निवासियों को उनको है और वर्ष 1984 से 85 लगातार सूखा व अकाल पड़े रहे। 84 से 85 तक। पिछले दशक यानी आपका 1990 और 91, 1999 और 2000 तक की अवधि में केवल 990, 91, 94 को सूखा नहीं पड़ा था। कि जो हमारे वर्ष है 1991 से लेके और 1994, 95 तक क्या हुआ था? सूखा नहीं पड़ा था। और इसी प्रकार जो आपका 2000 तक तभी अकाल की स्थिति रहे, जिससे कि हमारा आर्थिक ढांचा हो गया, क्या हो गया? बिगड़ गया। अब आपका है सूखा प्रबंधन, कि अगर सूखा पड़ता है तो उस पर नियंत्रण उपाय अपने कैसे कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले दीर्घकालीन यानी कि पहले से ही नीतियां बनाकर रखनी चाहिए कि हम जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। उसके बाद है वन विकास में वृक्षारोपण पर विशेष यानी कि पेड़ अधिक से अधिक लगाने चाहिए। और जो आपकी सही पर्यावरण की नीतियां हैं उसको अपनाना चाहिए। और जल के जो पारंपरिक स्रोत हैं उन्हें पुनर्जीवित करके, जैसे कि कुएं वगैरह से जल निकालना, कुएं बनाना या इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। बड़े बड़े बांध बनाना चाहिए। उसके बाद जैसे वर्षा के जल का संग्रहण कानून को अनिवार्य बनाकर, उसके बाद जल की एक एक बूंद को सहेजने के लिए कड़े कानून बनाकर, और जल विकास प्रबंधन द्वारा ये कार्य किए जा सकते हैं। तो आज मैंने आपको वन संसाधन और जल संसाधन के बारे में बताया। कल मैं आपको क्लास में, आगे वाली क्लास में जो बताऊंगी खनिज संसाधन और खाद्य संसाधन के बारे में बताऊंगी। तो आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।